तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको और आप सबके फैमिली को मेरे तरफ से यानी फिटनेस टू यूट्यूब बॉडी बिल्डिंग चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। होप कि आप सबका ये साल काफ़ी बढ़िया हो एंड इस साल आप सबके एम्स और गोल्स पूरे भी हो, और सबसे मेन बात कि आप सब हेल्दी भी रहे। अब भाइयों बात करते हैं अपडेट्स के ऊपर। तो भाइयों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के रिगार्डिंग। तो हाल ही में निक वॉकर और मिलोस दोनों आए थे जे कटलर के पॉडकास्ट में, जहां कि निक ने अपने फ्यूचर प्लान्स को सबके सामने रखा। तो भाइयों ये क्वेश्चन यानी निक के फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसका आंसर ही निक ने ऐसा दिया कि इसी से सबको पता चल जाएगा कि निक के खासकर हेटर्स इतने क्यों है, या फिर निक के बातों से लोग इतना ज़्यादा डिसएग्री क्यों होते हैं, और जो फैंस है आखिरकार निक के वो इतने ज़्यादा उनके रिगार्डिंग लॉयल क्यों है। तो उस पॉडकास्ट में निक ने आंसर दिया कि वो फ्यूचर में 10 मिस्टर ओलंपिया ट्रॉफीज को जीतना चाहते हैं, या फिर मिनिमम 5 तो वो जीतेंगे ही। इवन भाई अगर फिलिप के ऊपर भी बात करें तो भले ही फिलिप 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, बट आज तक कभी उनके तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट सुनने नहीं मिला है। इवन ना ही वो अपने पीक में भी कभी ऐसा कहते थे कि वो 10 टाइम मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं। इवन रोनी कोलमैन भी अपने फर्स्ट ओलंपिया को जीतने से पहले पहले चाहते थे कि वो 15 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने, बट इस चीज़ को भी उन्होंने रिवील किया था अपने रिटायरमेंट के बाद ही। तो कहीं ना कहीं निक का ऐसा एटीट्यूड या ऐसा अनाउंसमेंट मुझे कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को शो करता है। इवन निक के बहुत लॉयल फैंस तो उन्हें फिलहाल अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया भी कहने लग गए हैं, क्योंकि इस साल निक कम्पीट नहीं कर पाए। एंड निक का कहना था कि अगर निक इस साल कम्पीट करते तो वो इस साल ओलंपिया बन जाते। तो कहीं ना कहीं मुझे निक का ये अनाउंसमेंट या ये एटीट्यूड मुझे काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्टफुल लगता है, खासकर टॉप बॉडी बिल्डर्स के रिगार्डिंग, यानी हार्डी, डेरेक, सैमसन, इनके रिगार्डिंग या इनके कंपैरिजन में। बट जो भी हो, सैड बात थी कि निक इस साल कम्पीट नहीं कर पाए ओलंपिया में। बट अच्छी बात यह है कि 2024 में निक कमबैक करेंगे, और नो डाउट वो कमबैक कोई आम कमबैक तो नहीं होने वाला। अब भाई बात करते हैं हमारे सैमसन दौदा के रिगार्डिंग। तो देखने जाए तो 9 वीक्स आउट फिजिक अपडेट की शुरुआत आखिर तक सैमसन की तरफ से हमें देखने मिली। वैसे ये आर्नोल्ड क्लासिक इनके करियर का 3rd आर्नोल्ड क्लासिक शो होने वाला है, एंड एज ए रेनिंग चैंपियन सैमसन फर्स्ट टाइम इस शो में कम्पीट करेंगे। ऑल्दो सैमसन अभी भी अपने ऑफिशियल प्रेप को शुरू भी नहीं किया है, मतलब आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग उन्होंने ऑफिशियली प्रेप को अभी तक शुरू नहीं किया है। स्टिल उसके बावजूद इनकी फिजिक इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं सैमसन इस फेज में भी उतने पोटेंशियल के साथ उतने ही डेडिकेशन के साथ अपने प्रेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि इस अपडेट में डेफिनेटली सैमसन का जो बैक एरिया है, जो कि उनका सो कॉल्ड वीक पार्ट भी कहा जाता है, उस पार्ट में इंप्रूवमेंट्स अच्छे खासे दिखने लग गए हैं अब। बाकी भाइयों एक बात तो है कि मिलोस और सैमसन दोनों इस बात से तो पूरे तरीके से वाकिफ है कि अगर सैमसन को अपने टाइटल को फिर से जीतना है तो उन्हें डेफिनेटली इस साल ओलंपिया से भी एक बेटर फिजिक को स्टेज पर लाना होगा आर्नोल्ड क्लासिक के, और खासकर वो होना चाहिए कंडीशनिंग वाइज। क्योंकि ये बात मैंने कल भी अपने वीडियो में कही थी जब मैं एंड्रयू जट के फिजिक रिगार्डिंग बात कर रहा था कि शो में सबसे बड़े जो ऑब्स्टिकल रहेंगे वो है हार्डी शोपैन, और उनको कंडीशनिंग और हार्डनेस के मामले में बीट करना फिलहाल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। इवन मुझे नहीं लगता कि सैमसन भी हार्डी की उस स्टेज कंडीशनिंग को मैच कर पाएंगे। तो मुद्दे की बात कि भले ही सैमसन या एंड्रयू कितने ही बड़े फिजिक और साइज के साथ आ जाए, बट स्टिल उन्हें खासकर सैमसन को शो जीतने के लिए कंडीशनिंग उस टॉप नॉच लेवल की लानी ही पड़ेगी, जिससे कि जजेस फाइनल कॉल आउट के रिजल्ट्स को अनाउंस करने से पहले और एक बार कम से कम सोच ले। अब साइज तो ओलंपिया स्टेज में भी सैमसन लाए थे, बट सिर्फ साइज से तो आप हार्डी शोपैन जैसे बॉडी बिल्डर्स को नहीं हरा सकते, क्योंकि भले ही हार्डी साइज के मामले में उतने मैसिव या ह्यूज नहीं है, बट स्टिल उनके फिजिक में या किसी भी बॉडी पार्ट में आपको मसल्स की जरा सी भी कोई कमी देखने नहीं मिलेगी। इवन इतना ही नहीं, बल्कि उनके फिजिक में वो मसल डेंसिटी, वो मसल मैच्योरिटी भी एक अलग ही लेवल पे शो होती है, जो आई थिंक अभी ओलंपिया लाइनअप में शायद किसी और बॉडी बिल्डर के फिजिक में नहीं होती। हालांकि ये आर्नोल्ड क्लासिक हार्डी के करियर का पहला आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है, एंड इसके रिगार्डिंग फिलहाल हार्डी ट्रेन भी काफी इंटेंस तरीके से कर रहे हैं। बाकी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के स्टेज पे हार्डी और सैमसन के बीच एक लेजेंडरी कंपटीशन देखने मिलेगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं हॉर्स एमडी के रिगार्डिंग। हालांकि इनका भी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से 9 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, बट इनका फुल फिजिक का तो नहीं, बस इनके बैक पोस्ट का, वो भी बस बैक लैट स्प्लिट पोस्ट का ही अपडेट आया हुआ है। और वैसे सीन तो इनके साथ भी लगभग वैसा ही कुछ है कि इनका भी बैक कंपेरेटिवली स्टेज में बाकियों के मुकाबले, इवन इनके खुद के बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले वीक ही दिखता है, जिसमें बैक डबल बाइसेप्स वाला पोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही वीक आता है। बट बात करें अगर उनके बैक लैट स्प्लिट पोज की, तो खासकर उनके बैक के विड्थ की वजह से और उनके स्मॉल वेस्ट की वजह से ये पोज इनका काफ़ी इंप्रेसिव दिखता है। इवन बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इनके जैसे मॉन्स्टर स्क्वाड्स और आर्म्स आते हैं, वो भी इनके स्टेज लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। वैसे भाई अगर देखने जाए तो शायद हॉर्स एमडी के पूरे करियर में ये पहली बार होने जा रहा है कि वो अपने फेलो कंट्रीमैन राफेल ब्रांडो के साथ सेम स्टेज पे कम्पीट करने वाले हैं। और इस रेस में राफेल भी कहीं से कहीं तक पीछे तो नहीं है, बल्कि कुछ मायनों में आगे ही है।
इवन मुझे तो राफेल की फिजिक पूरे ओपन डिवीजन के लाइनअप में वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक फिजिक्स में से लगती है। हालांकि अगर हॉर्स प्राग प्रो के स्टेज में भी कम्पीट करते तो वहाँ उनका सामना क्रिजो नेक्जिला जैसे बॉडी बिल्डर से होता, जहाँ की उनके और कुछ फ्लॉस या वीकनेस शायद सबके सामने आ जाते, जो कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में सुधार के आ सकते थे। बट अब देखने वाली बात होगी कि ये आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे कैसे दिखेंगे। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग मोफुदा को 2024 के अर्लियर यानी पहले पहले में होने वाले कम से कम एक शो में तो कम्पीट करना ही चाहिए। खासकर आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील आई थिंक इनके लिए एक बेटर शो हो सकती है, क्योंकि देखने जाए तो जब से ये प्रो बने हैं तब से अब तक लगभग 2 साल से भी ज़्यादा टाइम पार हो चुका है एंड आज तक इन्होंने बस 2 प्रो शोज में ही कम्पीट किया है। हाँ, इनके साथ वीज़ा इशूज़ होते हैं और इस चीज़ को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, जो कि इनके कम कम्पीट करने का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। तो देखने जाए तो इस बार बहुतों का मानना था कि इनको रोमानिया प्रो के स्टेज पे और ऊपर प्लेस होना चाहिए था एंड कहीं ना कहीं ये ओवरलुक हो गए थे। बट स्टिल उन्होंने एंड्रे प्रेस्टी जैसे बॉडी बिल्डर को बीट किया, जो कि 3 टाइम ओलंपियन रह चुके हैं। तो देखने जाए तो करंट टाइम में मोफुदा एक अंडररेटेड बॉडी बिल्डर तो है ही। इवन इनके बारे में चर्चे भी बहुत कम ही होते हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हैनी रैम्बोट के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और आज नहीं तो कल फुदा भी उसी हाइप के साथ स्टेज पे दिखेंगे जिस हाइप के साथ आज नेक्जिला और हॉर्स एमडी जैसे बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं। वैसे इनके फिजिक में आपको मास की तो कोई कमी नहीं दिखने वाली। इवन इनकी ओवरऑल शेप, स्ट्रक्चर, सिमेट्री भी काफ़ी बढ़िया आती है और ना ही उनका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग दिखता है। और सबसे बड़ी बात, अभी ये काफ़ी यंग भी है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक बढ़िया कैरियर तो बना ही सकते हैं। अब भाई स्टीव लॉरियस का एक रिसेंट पिक्चर हाल ही में हमें उनके तरफ से उनके इंस्टा पे देखने मिला एंड नो डाउट कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में ये सही में एक बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर थे। बट इसके बावजूद ये अपने बेस्ट फिजिक लुक को बस एक बार ही स्टेज पर ला पाए थे और वो स्टेज था 2019 आर्नोल्ड क्लासिक का स्टेज, जहाँ की वो जॉर्ज पीटरसन नाम के एक क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर से हार गए थे। इवन जॉर्ज ने 212 डिवीजन में भी कम्पीट किया था एंड उस शो में स्टीव बहुत ही कम गैप से भी हारे थे, क्योंकि स्कोर कार्ड्स में उनके और जॉर्ज के बीच बस 1 पॉइंट का ही फर्क था एंड उसके बाद वो फिर से कभी भी अपने उस लुक को स्टेज पर नहीं ला पाए। वैसे मुझे जितना पता है कि शायद 2021 का टेक्सास प्रो का वो लास्ट स्टेज था जहां इन्होंने कम्पीट किया था, जहां की इनकी प्लेसिंग 3rd आई थी रॉबर्ट टिम्स और लोगन फ्रैंकलिन के बाद। वैसे करंट में ये जैसे लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं एंड जिस लुक के साथ दिख रहे हैं, तो इनके कमबैक के तो कोई चांसेस मुझे नहीं दिखते। बट स्टिल हमें इनके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हेल्थ ही मेन चीज़ है। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करेंगे इजिप्ट के टैंक हसन मुस्तफ़ा के ऊपर। वैसे फिलहाल इनके फिजिक कंडीशनिंग और इनके ट्रेनिंग अपडेट्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि इनका जो ट्राइसेप इंजरी था वो पूरे तरीके से हील हो चुका है, जो कि इस साल ओलंपिया से बस 1 हफ्ते पहले उनके साथ हुआ था। बट उसके बावजूद इन्होंने कम्पीट किया था और अपने कैरियर के बेस्ट शेप को स्टेज पर लाया था। तो देखने जाए तो इस साल के ओलंपिया को लेकर हसन लगातार 3 टाइम्स ओलंपियन बन चुके हैं एंड मेरे ख्याल से हसन के अंदर वो पोटेंशियल भी है कि वो हर साल मल्टीपल शोज को भी जीत सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इनको हेल्प करेगा इनका मैसिव साइज। बस इनके साथ दिक्कत एक ही चीज़ की है कि ये स्टेज पे उस कंडीशनिंग को नहीं ला पाते। खासकर जब वो लगातार शोज में कम्पीट करते हैं तो पहले पहले उनकी कंडीशनिंग ठीक होती है, बट नेक्स्ट शोज में वही कंडीशनिंग मेस्ड होने लग जाती है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग हसन इस साल टोरंटो प्रो में जैसी फिजिक लाए थे वो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था इनके साइज और कंडीशनिंग के बीच में। बट अगर बात करें 2024 की, तो मुझे लगता है कि जब तक ये अपने फिजिक को थोड़े बहुत इंप्रूव नहीं कर लेते तब तक किसी शो में कम्पीट नहीं करने वाले। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।